नमस्कार मित्रों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। मित्रों, आप अपने चैनल मोहन एजुकेशन ग्रुप के माध्यम से पढ़ रहे हैं और मित्रों जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हमने इतिहास के जो पहलू पढ़े हैं उन पहलुओं में आज हम जो पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। मित्रों, इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता से पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, खोजकर्ता और उनकी उत्पत्ति विकास के बारे में पढ़ा। अर्थात इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, किसने इसको सर्वप्रथम देखा और कैसे इसका ये चलन में आई, अर्थात इसकी खुदाई के लिए कैसे प्रयासरत रहे और किस किस ने इसमें योगदान दिया और किस किस का इसमें भागीदारी रही, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आज हम जो पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता क्या थी इससे पहले हम देख लेते हैं। आज दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता की किसकी बात करेंगे? स्थिति की बात करेंगे। मित्रों, इसकी स्थिति क्या थी, अर्थात ये कहाँ मौजूद थी या कहाँ इसकी खोज की गई थी। तो पहले देखते हैं स्थिति, अर्थात जो हड़प्पा की स्थिति थी वो मित्रों पाकिस्तान कहाँ थी? पाकिस्तान। अर्थात यूं कहें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ हुई? पाकिस्तान के अंतर्गत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब जो पंजाब प्रांत है मित्रों, वहां इसकी खोज हुई है। मिली है कि पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला, कौन सा है? मोंटगोमरी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला कौन सा है? मोंटगोमरी प्रांत और जिला है साहिवाल जिला कौन सा है? साहिवाल जिला है मित्रों साहिवाल। अर्थात क्यों कहते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी स्थान पर और जिला साहिवाल में इसकी खोज हुई। और मित्रों अब बात कर लेते हैं हम नदी की, कि हड़प्पा सभ्यता में नदी कौन सी थी। नदी की बात कर लें तो यहाँ नदी की यदि बात की जाए तो मित्रों नदी थी यहाँ पर जो थी रावी नदी। कौन सी नदी थी? रावी नदी। नदी कौन सी थी? रावी नदी। अर्थात स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला साहिवाल जिला और नदी रावी नदी। अब बात करें इसकी उत्खनन की बात कर ली जाए, उत्खनन की दोस्तों, उत्खनन की बात कर ली जाए तो उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन या इसकी खुदाई 1920-21 में जॉन मार्शल, किसके माध्यम दोस्तों? जॉन मार्शल के नेतृत्व में किसने की? दयाराम साहनी ने दोस्तों, दयाराम साहनी ने की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। और किसके नेतृत्व की मित्रों? जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। अर्थात स्थिति की बात करी तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी और जिला साहिवाल में इसकी स्थिति है। और नदी कौन सी है? रावी नदी थी। और उत्खनन हुआ था इसका 1920-21 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा। पुनः इसका उत्खनन हुआ मित्रों। और दूसरा जो उत्खनन हुआ था, अगला जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था 1926 में इसी स्थान की खोज फिर पुनः उत्खनन किया गया यहाँ पे। और यह किया गया था 1926 में माधो स्वरूप वत्स के द्वारा, माधो स्वरूप वत्स के द्वारा फिर किया गया। पुनः इसका 1946 में, पुनः कब किया गया? 1946 में। और यह किया गया था मित्रों मार्टिमर व्हीलर के द्वारा मित्रों 3 बार इसका उत्खनन हुआ है। पहला कब हुआ था? 1920-21 में, पुनः 1926 में और तीसरी बार 1946 में। पहली बार जो किया था दयाराम साहनी के द्वारा, दूसरा 1926 में किया था माधो स्वरूप वत्स के द्वारा और तीसरा किया था 1946 में मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। अब बात करें, ये तो थे इसको उत्खनन, नदी और स्थिति, ये कहाँ है।
अब बात करें हम मित्रों नगर नियोजन की। इसका जो नगर नियोजन है वो कैसे था। नगर नियोजन की बात करें, नगर नियोजन की, तो मित्रों यहां से काफी बार प्रश्न पूछा जाता है नगर नियोजन से। तो नगर नियोजन को हम अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे भी। तो नगर नियोजन मित्रों, नगर नियोजन की बात करें तो हमने पढ़ा इतिहास में कि ये जो दिशा होती है उत्तर, ये दिशा होती है जो दक्षिण, ये दिशा होती है जो दोस्तों पूर्व, ये होती है पश्चिम। ये तो आप भली बात ही जानते हो मित्रों। तो मित्रों यहाँ नगर नियोजन में यहाँ पर 2 टीलों की खोज हुई है, 2 टीले प्राप्त हुए हैं। पहला टीला ये टीला और दूसरा टीला ये टीला। 2 टीलों की खोज हुई और 2 टीले जो प्राप्त हुए मित्रों, उन टीलों में 2 टीले प्राप्त हुआ है। इसे कहा गया मित्रों पश्चिमी टीला। इसे क्या कहा गया? पश्चिमी टीला। और इसे नाम दिया गया मित्रों पूर्वी टीला। इसे दिया गया नाम पूर्वी टीला। अर्थात ये जो टीला था इसको कहा गया ध्रुव टीला या नगर टीला। ध्रुव टीला या नगर टीला। क्या कहा गया मित्रों? ध्रुव टीला या नगर टीला। इसको कहा गया ध्रुव टीला या नगर टीला। और इस टीला को जो पूर्वी टीला था मित्रों, इस टीले को कहा गया मित्रों, इस टीले को कहा गया शहरी टीला। कौन सा कहा गया? शहरी टीला, है ना। अब देखो दोस्तों, ध्रुव टीला अर्थात राजा का निवास स्थल होता होगा या राजा रहता होगा, कह सकते हैं। और यहां कौन रहते होगी मित्रों? प्रजा। ये ध्रुव टीला था तो ये ऊंचाई पर स्थित था, है ना। और ये नगर टीला था, शहरी टीला था दोस्तों, तो नीचा स्थित था, है ना। और दोस्तों जो ध्रुव टीला था उसके चारों तरफ एक प्राचीर थी, सुरक्षा दीवार थी, है ना। क्या थी? सुरक्षा दीवार। इसके चारों तरफ क्या पाई जाती थी मित्रों? सुरक्षा दीवार पाई जाती थी। जो नगर टीला था या ध्रुव टीला था उसके चारों तरफ क्या थी? सुरक्षा दीवार थी, कि जब बाहरी आक्रमणकारी टीले इस पर दुर्ग पर आक्रमण करे तो ये दीवार क्या करेगी? इस दुर्ग की सुरक्षा करेगी। ये सामान्य प्रजा के रहने का था, तो इसे पूर्व टीला का नाम दिया गया था। नगर 2 टीलों में विभाजित था, पहला ध्रुव टीला और दूसरा शहरी टीला। अब बात करें हम यहां से मित्रों कि यहाँ की जो नगर व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो मित्रों जो नगर व्यवस्था थी वो एक सुव्यवस्थित नगर व्यवस्था थी। कैसी थी? सुव्यवस्थित। अब सुव्यवस्थित कैसे थी? तो मित्रों जो नगर की सड़कें थी वो चौड़ी थी। कैसी थी नगर की सड़कें? चौड़ी, अर्थात 10 मीटर तक चौड़ी सड़कों के अवशेष पाए गए हैं। अर्थात इस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में 10 मीटर तक चौड़ी सड़कों के क्या पाए गए हैं? अवशेष पाए गए हैं मित्रों। और अवशेषों के साथ साथ ही यह क्या पाई गई थी? सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। जो सड़कें थी वो एक दूसरे को कैसे काटती थी मित्रों? समकोण काटती थी। सड़कें, एक मुख्य सड़क थी और 2 अन्य छोटी छोटी सड़कें थी। और इन छोटी छोटी सड़कों से भी दोस्तों छोटी छोटी गलियां निकलती थी। क्या निकलती थी? गलियां मित्रों, छोटी छोटी गलियां निकलती थी। अब गलियां जो निकल रही थी सड़कों, मुख्य सड़कों से जो गलियां निकलती थी, है ना, तो मित्रों जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर कहां खुलते दोस्तों? गलियों में खुलते थे। जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर कहां खुलते थे? गलियों में खुलते थे। दोस्तों जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर कहां खुलते थे? गलियों में खुलते थे दोस्तों। जैसे मैंने आपको मैप के द्वारा बता रहा हूं दोस्तों, कहां खुलते थे? गलियों में खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुल के, है ना दोस्तों। ये थी मुख्य सड़क, मुख्य सड़क। और मित्रों मुख्य सड़क पर जो घरों के दरवाजे थे वो कहां खुलते थे? गलियों में खुलते थे। कहां खुलते थे? गलियों में। अर्थात मुख्य सड़क पर घर के दरवाजे नहीं खुलते थे, वो कहां खुलते थे? गलियों में खुलते थे मित्रों। कहां खुलते थे? गलियों में खुलते थे। जो सड़क पर नहीं खुलकर कहां खुलते थे? गलियों में खुलते थे। अब गलियों में जो खुलते थे मित्रों, वहीं हम बात करें इन गलियों में खुलने वाले घरों के दरवाजों में मित्रों, घरों की बनावट कैसी थी? प्रत्येक घर में कुआं। कैसा था? कुआं था। और घरों में कुएं के साथ साथ ही मित्रों एक स्नानागार और दोस्तों एक अन्ननागार के अवशेष भी पाए गए हैं। कुआं, है ना दोस्तों, स्नानागार और अन्ननागार यहाँ के घरों में देखने को मिले हैं। अब बात करें तो हम कह सकते हैं सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। अब बात कर ले यहाँ और क्या चीज मिले हैं दोस्तों। यहाँ हम बात करें तो यहाँ दोस्तों हमें मिश्रित फसल के साक्ष्य मिलते हैं। इस सभ्यता से हमें मिश्रित फसल के साक्ष्य मिलते हैं। इसी सभ्यता से हमें मिश्रित फसल के साक्ष्य मिलते हैं। मिश्रित फसल के साक्ष्य,
पहली बार मिश्रित फसल साक्ष्य मिले वो कहां से मिले? हड़प्पा से। तो इसी सभ्यता से हमें मिश्रित फसल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब मिश्रित फसल में कौन कौन फसल थी दोस्तों? तो मिश्रित फसल में गेहूं और जौ। कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ फसल के साक्ष्य मिले हैं मित्रों। गेहूं और जौ के साक्ष्य इस सभ्यता से हमें देखने को मिलते हैं। मिश्रित फसल के रूप में यहाँ गेहूं और जौ को बोया जाता था, और जो मुख्य फसल थी वो दोस्तों सरसों मित्रों, जो मुख्य फसल थी सरसों, तिल, अन्य और तिल, सरसों, तिल, और जो फसल रही होंगी उनमें दोस्तों गेहूं, जौ, सरसों और तिल और मसूर, ये मित्रों मुख्य फसल रही होंगी सभ्यता की। मिश्रित फसलों में यदि हम बात करें तो और मित्रों यहाँ पे जो हमें मिले हैं वो मित्रों कांसा गलाने का भट्टियां मिली हैं, या कह सकते हैं हम कांसा गलाने का पात्र मिले हैं। गलाने के पात्र इस सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं मित्रों। कांसा गलाने के पात्र हमें इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ साथ मित्रों यदि हम बात कर लें तो एक कब्रिस्तान मिला है मित्रों, एक कब्रिस्तान। इस सभ्यता से हमें एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता से हमें एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, और उस कब्रिस्तान को मित्रों नाम दिया गया है R37। क्या नाम दिया गया है मित्रों? R37। उस कब्रिस्तान को एक नाम दिया गया, और वो नाम दिया गया है R37। आगे देखें तो यह मित्रों सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे मिली हैं। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे मिली हैं। अभिलेख युक्त मोहरे इस सभ्यता से हमें प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे इस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। और मित्रों यहीं से हमें गरुड़ और उर्वरा देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है मित्रों। देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहीं से हमें गरुड़ और उर्वरता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। उर्वरता देवी की बात करें तो इसके गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है दोस्तों। इसके गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये लोग प्रकृति या भूमि के पुजारी अवश्य रहे होंगे, या ये क्या धरती माँ को अपनी क्या मानते होंगे? कुल देवी मानते होंगे, या देवी के रूप में धरती माँ को पूजा करते होंगे। तो स्पष्ट कह सकते हैं मित्रों हम यहाँ से गरुड़ और उर्वरता देवी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। यहां से मित्रों हमें पीतल की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। यहां से हमें पीतल की बनी इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। यहां से हमें पीतल की बनी इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है दोस्तों। और यहीं से हमें एक कब्र प्राप्त हुई है। कब्र प्राप्त हुई जिसमें 12 कांसे के दर्पण मिले। 12 कांसे के दर्पण मिले हैं मित्रों। एक कब्र प्राप्त हुई है, और उस कब्र से हमें दोस्तों 12 कांसे के दर्पण प्राप्त हुए। तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ के जो ये लोग थे ये सौंदर्य प्रेमी रहे होंगे अथवा श्रृंगार प्रिय रहे होंगे। इसलिए तो दोस्तों एक कब्र में भी क्या रखे हैं इसके साथ, इनके साथ 12 कांसे के दर्पण हमें प्राप्त हुए हैं मित्रों। यहीं से हमें दोस्तों मनुष्य की कब्र में मनुष्य के साथ बकरे के अस्थि पंजर मिले हैं। मनुष्य के साथ बकरे के अस्थि पंजर मिले हैं मित्रों। अस्थि पंजर, यहीं से हमें बकरे के अस्थि पंजर मिले हैं। किसके साथ? मनुष्य के साथ बकरे के अस्थि पंजर यहीं से हमें प्राप्त हुए हैं मित्रों। यहां से हमें मित्रों 2 पाषाण मूर्ति मिली है। 2 पाषाण मूर्ति मिली है मित्रों। 2 पाषाण मूर्ति मिली है। एक काले पत्थर की, एक है जो दोस्तों लाल पत्थर की है। एक तो लाल पत्थर की मानव मूर्ति है। एक तो लाल पत्थर की मानव मूर्ति है मित्रों। और दूसरी की यदि हम बात करें तो एक काले पत्थर की बनी हुई है। एक काले पत्थर की नर्तकी की मूर्ति है मित्रों। किसकी मूर्ति है? नर्तकी की।
एक नर्तकी की काले पत्थर की है और मानव किस पत्थर की है, लाल पत्थर की मूर्ति हमें यहाँ इस सभ्यता से प्राप्त हुई है। और दोस्तों अगली बात करें हम तो हमें यहाँ से है ना, हमें यहाँ से बर्तन पर एक बर्तन प्राप्त हुआ है, बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है, बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है मित्रों। यहीं से हमें बर्तन पर मछुआरे का चित्र भी प्राप्त हुआ है। अब ये तो थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताए। यहीं से देखो इसका पतन कैसे हो गया होगा। अब पतन के बारे में तो दोस्तों आपको पता ही है कि क्या हुआ होगा पतन में। पतन में या तो आर्यों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया होगा, आर्यों ने क्या कर दिया होगा, आर्यों का आक्रमण हुआ होगा। नंबर एक तो कारण ये हो सकता है ना। दूसरा कारण क्या हो सकता है ना, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन है ना। और तीसरा कारण हो सकता है दोस्तों नदियों द्वारा मार्ग बदलना, नदियों द्वारा मार्ग बदलना। और जब मार्ग बदलना दोस्तों, जब नदियों ने अपना मार्ग बदला होगा तो यहाँ के लोग बाढ़ आई होगी, लोगों को क्या होगा कि अस्तित्व नष्ट हो गया होगा। तो दोस्तों हमने पढ़ाई हड़प्पा सभ्यता। मित्रों हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हमने पढ़ा वो वेरी इंपॉर्टेंट थे और यहीं से दोस्तों क्वेश्चन कई बार हमारा अक्सर टफ होता है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।